सबसे भी क्लास यूट्यूब चैनल में यूपी ट्रिपल एस से लेखपाल भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर दूसरा। इससे पहले हमने आपको एक टेस्ट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। चलिए इस वाले सेट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं और एक आसान से सवाल से आगे बढ़ते हैं। करा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा कि जो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, करा यह एनी एक है और इसका जो आविष्कार है वह जेपी एकर्ट और जॉन मुस्ली के द्वारा किया गया था। तो आप जानते हैं बिल्कुल ही सही है साथी, एनी एक यह क्या है तो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा करें जो एडवेक है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्केट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, इसका आविष्कार वान न्यूमैन के द्वारा किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आप जानते हैं एनी एक थोड़ा सा स्लो चलता था, जबकि वान न्यूमैन के द्वारा, जिनकी चर्चा हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से की हुई है, इनके द्वारा साथी एक थ्योरी दिया गया और एडवेक नाम का एक नया कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि जो प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है वह यूनिवेक प्रथम था। ठीक है, और इसका जो आविष्कार किया गया है वह 1970 में किया गया है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यूनिवेक फर्स्ट जो था यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आविष्कार 1954 में किया जाता है, 1954 में किया जाता है, 1970 में नहीं। इस कार्ड से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा कि 1970 में जो इंटेल की कंपनी है, इसके द्वारा प्रथम यानी पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया गया था। तो क्या पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है? तो आप कहोगे हाँ सर, इंटेल 4004 क्या है तो ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। याद रखेंगे, पहला माइक्रो प्रोसेसर है जिसको इंटेल कंपनी ने बनाया, इंटेल 4004 के नाम से इसे जाना जाता है। और ये कब बना था? 1970 में बना था। सब कुछ सही है पर सी वाला सही नहीं है, और उनसे पूछा कौन सही नहीं है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है साहब, देखिए अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कल का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इन सब पे हमने डिटेल में आपसे चर्चा किया है, पर यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको समझना जरूरी है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जो एनी एक है, आप जानते हैं 1946 में बनाया गया था, और यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। जेपी एकर्ट साथी ये प्रिंसिपल हैं यानी टीचर हैं, जबकि जॉन मुचली उनके शिष्य हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1946 में एनी एक बनाया था, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार सवाल में ये सवाल पूछा था कि आई यहाँ पे क्या है, तो लोग इथरनेट और तमाम सब आंसर दे रहे थे, जबकि गलत हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, एनी एक में आई फॉर इंटीग्रेटर है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, और कैलकुलेटर, सी फॉर कंप्यूटर नहीं है, सी फॉर कैलकुलेटर है। तो एनी एक का जब फुल फॉर्म पूछता है ना तो लोग यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एनी एक जो था साथी, यह प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। एडवेक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका आविष्कार वान न्यूमैन के द्वारा किया जाता है, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्केट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवेक फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था और इसका आविष्कार 1954 में किया गया है। अब इसको बनाता कौन है तो याद रखेंगे, जनरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन यानी जीआईसी के द्वारा इसका गठन, जीईसी के द्वारा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन के द्वारा बनाया जाता है यूनिवेक फर्स्ट। इसे ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि 1970 में कंपनी है इंटेल, अभी भी चल रही है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, तो इसने ही प्रथम माइक्रो प्रोसेसर भी बनाया था, जिसका नाम था इंटेल 4004 साथियों। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना होगा कि 1970 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया है। ठीक है, ये था प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट, जबकि प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर जब पूछेगा तो इसका नाम देना होगा साथी एप्पल सेकेंड। क्या होगा? एप्पल सेकेंड होगा, जिसे कब बनाया गया? 1977 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था इसलिए टाइम लगा, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। अब जानते हैं ना, सुपर कंप्यूटर मतलब ये बहुत फास्ट होता है, यानी इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी कुछ भी पॉइंट को बहुत तेज साथ ही ये प्रोसेस करता है। और कह रहे हैं कि इसको बनाया किसने था। देखो ये कंपनी होती है अमेरिका की है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जन्मदाता की अगर बात कर रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो सैमोर क्रे को साथ ही माना जाता है। जो सैमोर क्रे हैं, इन्हें हम सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता मानते हैं। ये पूरा एक साथ होना चाहिए था, सैमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता मानते हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, है ना साहब। देखिए क्या होता है सुपर कंप्यूटर, समझिएगा। तो हमने अभी आपसे क्या कहा कि इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है ना बहुत तेज होती है, और इसकी जो मेमोरी होती है यानी जो इसकी भंडारण क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। आपके मोबाइल में है ना मेमोरी, छोटी सी मेमोरी 8 GB 10 GB, है ना ऐसा। तो ऐसे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, और उनकी जो स्पीड होती है ना वो आप देखोगे तो फ्लॉप्स में काउंट किया जाता है।
जैसे फ्लॉप्स को बोलेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के हिसाब से इतना तेज काउंट किया जाता है। तो अगर आपसे गलती से पूछ ले कि एफएलओपीएस क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इधर उधर भटकना नहीं है। एफएलओपीएस का पूरा नाम बताना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और ये दरअसल है क्या, तो बताना कि यार जो सुपर कंप्यूटर होती है ना, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है ना, उसको हम लोग फ्लॉप्स में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे क्यूबिक में मापते हैं, अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो उसे हम लोग अलग से मेजरमेंट करते हैं, दूध को लेक्टोमीटर से मापते हैं, है ना। तो इसी तरह से रेक्टर स्केल में कंप्यूटर में सॉरी भूकंप मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसे ही सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापते हैं, फ्लॉप्स में मापते हैं। इसका पूरा नाम आपसे पूछेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या विशेषता होती है, इसमें दो पॉइंट होता है। पहली बात तो ये मल्टी प्रोसेसिंग करती है और पैरेलल प्रोसेसिंग भी करती है। इसमें कई सारे पैरेलल छोटे छोटे आप समझिए इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में लगे रहते हैं और ये पैरेलल प्रोसेसिंग करती है। इसकी सुपर कंप्यूटर की विशेषता होती है, ठीक है। और देखिएगा इसकी जो गति होती है, प्रोसेसिंग की स्पीड फ्लॉप्स में है, जबकि इसकी जो गति हो रही है साथी उसे हम लोग पेटा फ्लॉप्स में मापते हैं। बात वही है, ठीक है। उसे हम मतलब अब इतना ज्यादा होता है, उसे हम लोग पेटा फ्लॉप्स में मापते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अमेरिका की जो है साथी एक कंपनी है, क्रे रिसर्च कंपनी, इसने ही विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। और यहाँ पे जो क्रे के रिसर्च कंपनी के फाउंडर हैं सैम और क्रे, इनको हम साथी सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता मानते हैं। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज यार कमेंट जरूर करिएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं इसको हम डेली कंटिन्यू अपलोड करते रहें तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप शेयर जरूर करिए, क्योंकि जितने ही ज्यादा लोग का इस पर अपना व्यू आएगा साथी, उसी हिसाब से इस पर हम काम जरूर करेंगे। तो इसको आप शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो भारत में जो हम परम सुपर कंप्यूटर का विकास किए थे, निम्नलिखित में से किस संस्था या कंपनी भी लिख सकता है एग्जामिनर, वो किया गया। देखो विश्व में आप देखोगे सुपर कंप्यूटर 5 ही देशों के पास है, और अच्छी बात है कि इन 5 देशों में हमारा भारत भी था। क्योंकि देखिए इस पर ध्यान दिया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी यानी कांग्रेस ने इस पर ध्यान दिया हुआ है, उस समय दिया हुआ था साथी। तो अमेरिका के पास सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका के साथ आप देखोगे तो जापान के साथ साथी जापान के पास भी सुपर कंप्यूटर है, मतलब परम नहीं है उनके पास सुपर कंप्यूटर है। फिर मेड इन चाइना इनके पास अपना सुपर कंप्यूटर है। और इसमें आप देखोगे एक और देश है साथी इजराइल, ठीक है। तो इजराइल के पास भी अपना सुपर कंप्यूटर है। एंड पांचवा जो देश है वो साथी इंडिया। तो हम लोग बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास भी सुपर कंप्यूटर जैसा चीजें हैं, ठीक है। और भारत में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पहले जो सुपर कंप्यूटर बन रहा है वो साथी है परम, परम के नाम से समझिए ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको बनाया किसने था, तो हमारे यहाँ एक कंपनी है साथी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे आप लोग बोलते हो सी डैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, सी डैक। सी डैक एक कंपनी है, वही बनाई थी, परम सीरीज बनाती है वही, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। अब जरा सा समझिएगा कि कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, कौन कौन बना रहा है, कैसे। भारत में आप देखेंगे तो परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर थे वो सी डैक बनाया हुआ है। और सी डैक क्या है, तो बोलना कि सी डैक कुछ और नहीं है, सेंटर है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए। और सी डैक की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पुणे में पड़ता है, ठीक है, यानी महाराष्ट्र में। अब देखेंगे कि ये पहला जो सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया वो था परम 8000। और अगर आपसे सवाल पूछे कि मेरे भाई परम 8000 क्या है, तो बताना ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और इसका निर्माण जो है सी डैक के द्वारा किया गया था, ठीक है। जब ये बनाया जा रहा था 1991 में, तो उस समय डॉक्टर विजय भास्कर, अगर कहा जाए कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता, तो डॉक्टर विजय भास्कर साहब यहाँ पे है साहब, ठीक है। 2003 में आप देखेंगे तो परम पदम नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया गया। तो एग्जामिनर पूछता है कि जो परम पदम है इसको किसने बनाया, तो यार सी डैक ने ही बनाया है, इसे ध्यान रखिएगा। क्योंकि परम सीरीज के जितने कंप्यूटर हैं वो सब इन्होंने ही बनाया। जैसे 2013 में भी हाल ही में परम युवा सेकेंड नाम का सुपर कंप्यूटर ये बनाया गया। उसके बाद आज से कोई सुपर कंप्यूटर नहीं बना साथी, वर्ष 2026 आ गया, है ना। तो सी डैक नाम का इनके द्वारा साथी परम युवा सेकेंड बनाया गया सी डैक के द्वारा। स्पष्ट रखना होगा कि 5 ही देश के पास सुपर कंप्यूटर, इन 5 का नाम हमने आपको ऊपर बताया था। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था। अब देखिए वही वाली बात है, अभी हमने ऊपर चर्चा किया था आपसे, अब आप ना बता पाओ तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बाकी जो ये अनुराग हैं और जो अनुपम सीरीज के कंप्यूटर हैं ये भी हमारे यहाँ ही बने हैं, ये सब सुपर कंप्यूटर ही हैं। लेकिन ये परम जो है ये पहला सुपर कंप्यूटर था। आपको याद है मैंने अभी ऊपर आपसे चर्चा किया, परम 8000 यानी परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। बाकी अगर हम देखेंगे जो अनुपम सीरीज के कंप्यूटर हैं वो किसने बनाया था,
तो हमारे यहाँ जो बार्क है, ये सवाल पेपर में पूछा गया कि जो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं उसको किसने बनाया। तो मैक्सिमम लोग जवाब दे करके आते हैं सीडैक, जो थोड़ा भी नहीं पढ़ता है वो बस यही लगा के आता है सीडैक, जो कि गलत हो जाता है। अनुपम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC के द्वारा, साथी जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है BARC, इसके द्वारा बनाया गया था, यानी बार्क के द्वारा बनाया गया था। जबकि जो अनुराग सीरीज है, अनुराग मतलब एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ये अनुराग है। अनुराग के द्वारा साथी पेस नाम का एक सुपर कंप्यूटर हमारे यहाँ बना, जिसका नाम था साथी प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। ये एयर स्पेस के लिए बेसिकली बनाया गया पेस नाम का सुपर कंप्यूटर है ना। तो अगर आपसे पूछे कि यार पेस जो सुपर कंप्यूटर है वो किस कंपनी ने बनाया, तो बार्क जवाब मत देना, सीडैक जवाब मत देना, जवाब देना अनुराग। तो ये है क्या, दरअसल एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप है, ठीक है। अब आ जाता है साथी फ्लो सॉल्वर को लेकर के। देखिए जैसे हमने अभी आपसे कहा कि सुपर कंप्यूटर ये पैरेलल बेसिस पे काम करता है, समानांतर पे काम करता है। तो ऐसे ही भारत में जाकर के एक कंप्यूटर बना था, इसका नाम है फ्लो सॉल्वर, और यह भारत का प्रथम पैरेलल सुपर कंप्यूटर है। इसे आपको ध्यान रखना होगा। और इसके लिए चेन्नई में एक कंपनी है साथी, इसका नाम है नॉल यानी नेशनल एरोनॉटिकल लैब, इसके द्वारा बनाया गया था 1980-86। मैंने दो शब्द क्यों लिखा, क्योंकि कई बार आप देखेंगे पेपर में, कहीं कहीं किताबों में, कहीं कहीं रिसोर्सेज में आपको 1980 मिल जाता है, इस समय काम वाम स्टार्ट हुआ होगा, और कहीं कहीं 1986 मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में क्या दिया हुआ है, दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि जो फ्लो सॉल्वर है ये सुपर कंप्यूटर है, आपको हाँ है, तो कैसा है, तो आप बताना पैरेलल सुपर कंप्यूटर है। आपसे पूछेगा बनाया कौन था, तो बताना नॉल बनाया है, ठीक है। और कब बनाया है, तो बताना 1980 से 1986 के बीच में बनाया है। क्लियर हो गया ना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमसे। अब देखिए ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि यार कौन सा सुपर कंप्यूटर है जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC ने बनाया, अब बताओ। तो अब परम पदम तो आपको पता होगा, परम सीरीज कौन बताता है, तो आप बोलोगे सर ये तो सीडैक बनाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। फ्लो सॉल्वर किसने बनाया, तो आप बोलोगे सर नॉल बनाया, ठीक है। अब देखिए अब आ जाता है चिप्स और अनुपम। चिप्स और अनुपम, तो आप बताइए कि इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर साथी, है ना। तो अब देखिए ये अनुराग नहीं है। अभी क्या लोगों ने क्या कई बार अनुराग मैंने बताया था ऊपर कंपनी है, तो लोग अनुराग को सोच के वैसे इसको ठोक के आ जाते हैं, गलत हो जाता है भाई, ठीक है। ये अनुपम है, तो यहाँ ध्यान रखना होगा, अनुपम यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अभी ऊपर हमने आपसे चर्चा किया कि अनुपम सीरीज जो है ये इनके द्वारा बनाया गया, बार्क के द्वारा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा होगा, डी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। देखिए सीडैक ने क्या बनाया जो कि पुणे में है, तो आप देखेंगे सीडैक ने बनाया जो वो परम 8000 बनाया, परम पदम बनाया, परम युवा सुपर कंप्यूटर बनाया। जबकि बार्क जो कि मुंबई में है, इसने क्या बनाया, अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया। अनुराग ये हैदराबाद में, इसने पेस नाम का सुपर कंप्यूटर, नॉल बेंगलुरु का है, इसने फ्लो सॉल्वर नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया हुआ है। ये बस इतनी पॉइंट थी जो सुपर कंप्यूटर से हमसे पूछ सकता है। आप जानते हैं अमेरिका का अपोलो यान मून पे गया था, है ना, तो काफी चर्चा में था। तो अपोलो में एक कंप्यूटर लगा था, जैसे अभी हम हमारे यहाँ गया है, आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ चंद्रयान गया है साथी, उसमें लैंडर लगा हुआ है ना, रोवर लगा हुआ था। तो ऐसे जब अपोलो यान गया था ना, तो उसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ था जिसका नाम था अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, AGC जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो कह रहे यार इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही हो सकता है। पहला कह रहा कि यह जो है 64 से 72 केबी तक डेटा स्टोर कर सकता है। अच्छा अब ये मत कहिए कि सर यहाँ पे तो 4K का कैमरा भेज देते हैं, 5 किलो का कैमरा भेज देते हैं। अरे कैसे उड़ा के लेके जाएगा उतना ऊपर 5 किलोग्राम, दिक्कत रहेगा ना। तो याद रखेंगे 64 से 72 केबी तक डेटा स्टोर कर सकता था ये जो कंप्यूटर, जो सॉरी जो ये साथी गया था, यानी AGC जो गया था वो, ठीक है। दूसरे पॉइंट कि इसका वजन कितना था, वो तकरीबन 70 पाउंड के आसपास में इसका वजन था, यानी 32 किलोग्राम इसका पूरा वजन था। यानी AGC जो कंप्यूटर गया था वो पूरा 32 किलो का था साथी लगभग में, है ना। आयतन इसका 1 घन फुट ही था, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। इसकी आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी, जिसे बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता था। देखिए प्रोसेसिंग पावर इसकी कम थी, लेकिन गया तो था भाई, गया था भाई। ऊपर जाना है तो बहुत बड़ा कंप्यूटर नहीं ना भेज सकते हम लोग, है ना। तो उसमें इसका कम रहा, बिल्कुल ये सब स्टेटमेंट आपके सही है। एक बार तो मैं देखा था UP SSC ने इसको ऐसा करके सवाल पूछा था कि बच्चे के दिमाग में नहीं आया कि इसका हम जवाब क्या दें, है ना। क्योंकि मिलान करने के लिए सवाल आया था साथी, कि UGC के बारे में दिया था और एक एक पॉइंट करके मिलाने के लिए था, पूरा डिस्टर्ब कर दिया था ये सवाल, है ना। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो अगर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि आखिर में एजीसी है क्या, तो यह अमेरिका के अपोलो मून मिशन का ही साथी एक मुख्य ऑनबोर्ड कंप्यूटर था। इसे नासा ने बनाया था अपोलो प्रोग्राम के लिए। यह कंप्यूटर जो है साथी चंद्रमा पर उतरने और वापस लौटने वाली अंतरिक्ष यान जो थी उसमें लगा हुआ था, और इसका क्या काम क्या था, जो यान जा रहा है उसे गाइडेंस करना है, उसको नेविगेट करना है और उसको कंट्रोल करना है। मानी भारी जिम्मेदारी इसको दी गई थी साथी, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कंप्यूटर है यानी एजीसी है, इसे हम अपोलो मिशन का माइंड मानते हैं, यानी दिमाग मानते हैं साथी, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना होगा कि अभी तक का दुनिया का यह पहला माने था उस समय दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट पर, यानी सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था साथी, और इसका पहली बार उपयोग 1966 में अपोलो मिशन के द्वारा किया गया था। बात करेंगे तो इसका वजन है साथी 32 किलोग्राम, यानी लगभग में 70 पाउंड, और इसका जो वॉल्यूम था वह 1 घन फुट के आसपास में था। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बिजली 55 वाट की तरफ जो है कंजम्पशन करता था, और इसकी भंडारण क्षमता वो 64 से 72 केबी तक था। कहीं कहीं पेपर में 64 केबी मिलता है, तो कहीं कहीं पेपर में 72 केबी मिल जाता है, तो ऐसे ध्यान रखना होगा। हालांकि इसकी जो प्रोसेसिंग पावर थी साथी वो आधुनिक जो मानक है उनकी तुलना में सीमित थी, कम थी, जिसे हम बीट्स और क्लॉक स्पीड में मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी बहुत छोटी सी क्लॉक स्पीड मतलब वही जो घड़ी की चाल है उसमें, यानी टुक 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 इतना स्लो, है ना, बहुत स्लो, है ना। आगे देखेंगे कि पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को डॉट डॉट क्या कहा जाता है। जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया गया साथी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप जानते हैं कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल बनाते हैं 1642 से 45 के बीच में, और इसको क्या बोलते हैं साथी, तो इसको हम पास्क लाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना होगा जो ब्लेज पास्कल ने बनाया तो इसके लिए इनको पास्क लाइन के नाम से जाना गया है, यानी पहला जो कैलकुलेटर बना था उसे हम पास्क लाइन कहते हैं। इसे ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम देखेंगे पहले आंतरिक कंप्यूटर को तो हम पास्कल लाइन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि 1642-45 में ब्लेज पास्कल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। जो पास्कल लाइन होता है वो ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर काम करता है। ओडोमीटर आप जानते हैं ये जो कार वगैरह होती है, मोटर वाहन जो होता है उसमें ये मोटर वाहन की जो चाल होता है वो मेजरमेंट किया जाता है साथ ही, और घड़ी की सुई मतलब छोटे धीरे धीरे चलने वाला सिद्धांत, है ना। यह डिवाइस अंकगणितीय कार्य जो है जैसे कैलकुलेटर का प्रयोग क्या करने के लिए हम लोग करते हैं, उसको सुगम यानी आसान बनाने के लिए किया गया था। लेकिन भूलना नहीं है कि जो अबेकस है वो प्रथम गणना यंत्र था, जो एकदम काठ में लगा करके गोल गोल आपने देखा होगा। हालांकि ये सब सवाल नहीं पूछता इसलिए मैं इससे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रथम गणना यंत्र कौन है तो जवाब होगा आपका अबेकस। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी है हमारे यहाँ का बंगलुरु शहर, इसीलिए हम बंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो जवाब होगा हमारा बंगलुरु। क्यों कहते हैं इसको सिलिकॉन वैली, क्योंकि यह कंप्यूटर निर्माण उद्योग में आगे है, यानी कंप्यूटर ज्यादा बंगलुरु में ही बनता है हमारे यहाँ। अगला करा कि यार कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है। एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में प्रदर्शित करता है, कौन कंप्यूटर ये काम करता है, तो आप इस बात को जानते हैं, दोनों काम करना होगा। दोनों काम करने का मतलब कि इसमें एनालॉग का काम भी करना होगा और डिजिटल का भी काम करना होगा, दोनों को एक रूप में करने का काम कौन करेगा। अच्छा आपको पता होगा आजकल चर्चा में होता है हाइब्रिड क्लास। हाइब्रिड क्लास का आप नाम सुने हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है साथी कि एक साथ दो काम करना। आजकल बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थान, हमारी कोचिंग तो छोटी है लेकिन जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है वो बोलते हैं कि हम हाइब्रिड क्लास चलाते हैं, और कुछ लोग तो इसमें खूब अच्छा पैसा लूटते हैं। हाइब्रिड का मतलब कि ऑफलाइन टीचर वही सेम टीचर पढ़ाएगा और आगे कैमरा लगा देगा, और वही टीचर जो है साथी ऑनलाइन हो जाएगा, यानी दोनों वर्क को एक साथ कंप्लीट अगर कहीं किया जा रहा है तो वो हाइब्रिड ही होता है। चाहे जो भी आप करिए वो हाइब्रिड ही होता है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी जैसे लौकी बुने का समय, लौकी जानते हैं ना, लौकी की सब्जी सब लोग खाते होंगे, आग के लिए फायदा होता है। तो ये जो होता है तो बोलते हैं कि यार हमने हाइब्रिड क्वालिटी का बीज लाया हुआ है। तो हाइब्रिड क्वालिटी का बीज लाए का मतलब इसमें दो प्रजातियों की जो है जेनेटिक्स मिलाए करके इसके जो बीज को है वो बनाया गया है साहब, है ना। ऐसे ही जब एनालॉग दिखाएगा और डिजिटल भी, इन दोनों को एक साथ देखने का काम हो जाएगा तो वो हाइब्रिड बन जाएगा। इस कार्य से इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, है ना। लेकिन अब समझ लीजिए कि आखिर में एनालॉग और डिजिटल होता क्या चीजें हैं। अब देखेंगे तो एनालॉग जो कंप्यूटर होता है इसमें डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति बहुत स्लो होती है, वर्तमान समय में ये कंप्यूटर प्रचलन में नहीं है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर हो गया साथी, है ना। बहुत स्लो काम करता था पहले, है ना। और
डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो डिजिटल आप देख ही रहे हैं आजकल हर जगह सब डिजिटल चीजें हो चुकी हैं। डिजिटल फोन भी आ गया है, हाथ में पहनने वाली डिजिटल घड़ी भी आ गई है ना। और एनालॉग घड़ी आप देखेंगे तो टक 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 सुई वाली घड़ी होती है। तो अब लोग सुई वाला कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं लेकिन लोग नहीं करते, पर लोग डिजिटल करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक संकेत के ऊपर चलते हैं और इस गणना के लिए ये बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना होगा कि डिजिटल कंप्यूटर किस पे बेस्ड ऑन है मेरे भाई, तो बताना डिजिटल कंप्यूटर से ये बाइनरी नंबर पे काम करता है। बाइनरी नंबर माने 0 और 1 पे ये काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा का निरूपण किसमें होगा, तो बाइनरी अंक में होगा साथी। और इनकी गति क्या होती है, तीव्र होती है। और वर्तमान में आप देखेंगे तो डिजिटल कंप्यूटर ही ज्यादा चल रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या क्वालिटी होती है, यह डिजिटल और एनालॉग इनका दोनों का मिश्रित रूप होता है साथी। यानी इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि वो इनपुट तथा आउटपुट के लिए वो एनालॉग संकेत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एनालॉग संकेत का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, चलन में है, पर अभी नॉर्मल हम लोग पीसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस तरह का कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, अगला है कह रहा कि यार विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। अब बताइए क्या बोलोगे आप। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एक मशीन, वॉशिंग मशीन आप सब देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा। मान लीजिए हमने कहा कि कोई वॉशिंग मशीन है, मशीन लिखते हैं, कैसे लिखते हो, वॉशिंग मशीन लिखते हैं साथी। तो मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन है और हमने क्या किया हुआ है, वॉशिंग मशीन से काम करनी है और ये डिजिटल है भाई, जाहिर सी बात है लाइट से चलेगा साथी, है ना, डिजिटल है। और हमने क्या करना है कि इसमें कुछ निर्देश देना है, कुछ बताना है कि भाई इतने स्पीड से तुम चलो। मान लीजिए हमने इसमें जो है प्रेशर डाला हुआ है कि 0.5 प्रेशर पे तुम काम करो, तो हमने 0.5 क्लिक कर दिया है ना। तो जिस भी डिवाइस पे हमने क्लिक किया साथी, उसने क्या किया हुआ, एक जाहिर सी बात है चिप लगा होगा जिसके अंदर प्रोग्राम भरा होगा और वो प्रोग्राम जाएगा वॉशिंग मशीन को, बोलेगा भाई इतनी स्पीड से तुम चलो, तो वो काम करना स्टार्ट कर देगा। यानी किसी चिप के अंदर या किसी भी चीज के अंदर जब हम कोई कहा जाए कि कोई डेटा कोई प्रोग्राम फीड कर देते हैं और वो उसी के अंदर ही रहता है, कि अलग से चिप लगा के मशीन को चला जाता है, नहीं ना, उसी के अंदर वो फीड रहता है। तो हम इस चीज को, इस तरह का अगर कोई काम आप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्बेडेड करना। क्या करना, इम्बेडेड करना बोलते हैं। तो इम्बेडेड आपको समझ में आ गया होगा कि यार देखो ये कुछ अलग नहीं होता है, वो उसी के अंदर होता है। यानी वो प्रोग्राम उसी के अंदर ही रहता है, बस वो उस चीज को चलाने में हेल्प करता है, तो उसे हम इम्बेडेड बोलते हैं। और इस तरह का जो कंप्यूटर होता है जो किसी डिवाइस के अंदर होता है, खासकर टेलीफोन में, वॉशिंग मशीन में, माइक्रोवेव में, या कहीं कार वार में भी आप देखे होंगे म्यूजिक प्लेयर लगा होगा उसके अंदर, है ना। तो इस तरह के कंप्यूटर को हम इम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। तो कैसा बोलते हैं, इम्बेडेड बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसा आएगा कोई ऐसी डिवाइस है जो किसी डिवाइस के अंदर है और उस डिवाइस को चलने में सुगम बनाती है, तो वो इम्बेडेड ही कहलाता है। कोई ऐसा प्रोसेस होगा इम्बेडेड होगा। ठीक है, देखो एम्बेडेड कंप्यूटर में क्या होता है कि यह माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप के रूप में होता है, जो उस उपकरण के काम को क्या करता है, सहज बनाता है, सरल बनाता है साथी। किसी उपकरण में जैसे आप देखें, जैसे टेलीफोन हो गया, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि में ये जुड़ा हुआ छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसे किसी विशेष काम के लिए तैयार किया जाता है। अब आपके मन में आ रहा हो सर माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है साथी, तो याद रखेंगे सबसे पहले जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है इसने माइक्रो कंप्यूटर बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें तकरीबन 8 बिट या 16 बिट या 32 बिट या 34 बिट के माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग में लाए जाते हैं। अच्छा, कभी आपने शायद अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह कहीं देखे होंगे तो बोले लिखा होगा कि 32 बिट का है या 64 बिट का है, कंप्यूटर आपका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये माइक्रो प्रोसेसर की क्वालिटी होती है। 8 बिट का आपका पहले जब 7th जनरेशन का आता था विंडोज 7, आपने कभी अगर गलती से पढ़ा होगा, समझा होगा, नहीं देखा तो डरने की बात नहीं है, तो उसमें 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लगा था। तो ऐसे ही आपका लैपटॉप आप चेक करिएगा तो 64 बिट का होगा माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो याद रखेंगे कि इसमें जो है जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसमें 64 बिट तक के अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। घरों और व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो हमारी पर्सनल कंप्यूटर होती है, जैसे मान लीजिए लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इस ये सब साथी जो है माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है ना, ध्यान रखना होगा। अगला VLSI, मैंने आपसे कल बात किया था कि जब हम लोग 5th जनरेशन पढ़ रहे थे तो हमने VLSI को पढ़ा था, है ना। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बारे में हमने आपको बताया था कल का वीडियो। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि VLSI में
आई क्या है तो क्या बताओगे? तो आप बताना यहाँ पे सर आई जो है हमारा वो क्या है, तो आप बताना इंटीग्रेशन है, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये साथ ही हमारा होता है वीएलएसआई। और इसी तरह से एलएसआई क्या होगा, तो आप बताना लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है ना। तो ये आपसे पूछ सकता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। वीएलएसआई क्या हमने अभी चर्चा किया, आई का मतलब क्या था, इंटीग्रेशन था। पीसी सभी लोग जानते हैं, एलएसआई तो अभी चर्चा हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट सबको पता है। पीडीए क्या होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। लेकिन इस समय जो हमारे गवर्नमेंट है अखिलेश यादव जी, वो पीडीए में दूसरा मतलब निकाले हुए हैं। उनका पीडी से मतलब पिछड़ा, दलित और ये आदिवासी है, एक पूरा ग्रुपिंग लेकर चल रहे हैं, है ना। तो निश्चित रूप से पिछड़े दलित आदिवासी के लिए काम करने के लिए है, पर वो राजनीतिक मामले में है, कंप्यूटर के मामले में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला सवाल है, डॉट डॉट एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम एक योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है। अच्छा, कह रहा है कि देखो भैया, यहाँ पे इन चारों में से कोई ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, जिसका उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था और जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था। ये लोग अपने काम के लिए बनाए थे साथी। वो क्या था? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना एक कहा जाए कि दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस अगर कोई था तो वो कोलोसस था। तो कोलोसस को याद रखेंगे, ये क्या है, तो कुछ और नहीं था बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम था, या ऐसा कहा जाएगा कि विश्व का या दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस था, जिसको जर्मन गूढ़ लेख यानी जो जर्मन लॉरेंस साइफर का जो लिखा हुआ था पॉइंट, उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। और पता नहीं, जब ऐसा सवाल आएगा तो बच्चा इसको देख के समझ ही नहीं पाएगा और जवाब डेफिनेटली गलत लगाएगा। और पता नहीं ऐसे सवाल पूछते हैं क्यों हैं, क्योंकि इसलिए पूछते हैं, उनको पता है टीचर सब कुछ पढ़ाएगा, पर ऐसे पॉइंट को कौन पढ़ाएगा, है ना। तो इसलिए ये सवाल पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, तो कोलोसस क्या है साथी, तो याद रखेंगे ये कुछ और नहीं है, दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। आपसे हो सकता है ये सीधे पूछे, तो उसे बताना कि भाई कोलोसस, अगर आपसे पूछे कि भैया बताओ दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है, तो जवाब होगा आपका कोलोसस। इसका प्रयोग हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पढ़ते हैं, जर्मन गूढ़ लेख को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया। अगला, आधुनिक तीव्र जो मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर रहा है, उसके द्वारा प्रति सेकंड कितने ऑपरेशन यानी इंस्ट्रक्शन किए जा सकते हैं, या इंस्ट्रक्शन ग्रहण किए जा सकते हैं। अच्छा, ऑपरेशन माने वो ऑपरेशन मत करना, नहीं। आपको याद होगा कि अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो एक है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जैसे लोग MIPS बोलते हो, MIPS, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, यही आपसे सवाल पूछेगा। तो बताना है M फॉर मिलियन, I फॉर इंस्ट्रक्शन, P फॉर पावर और S फॉर सेकंड, है ना। ये होता है साथी, इसे ध्यान रखना होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर आप जानते हैं कि ये एक जगह कहीं पर रखा जाता है और वहां पे ये डेटा और स्टोर को इकट्ठा करता है साथी, ठीक है। तो इस समय आप देखेंगे जो कंप्यूटर चल रहा है, वो उसके जो MIPS है, यानी उसकी जो प्रति सेकंड ऑपरेशन करने की क्षमता है साथी, वो तकरीबन 100 मिलियन के आसपास में। यानी अगर आप देखेंगे तो एक के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगाएंगे, इतनी स्पीड है साथी इस समय की जो मेन फ्रेम आधुनिक, इस समय के जो मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर हैं, वो प्रति सेकंड, यानी अगर आप इनका MIPS देखोगे तो तकरीबन 100 मिलियन के आसपास में है। वर्तमान वाले कितने, तकरीबन 100 मिलियन के आसपास में। यहीं पर अगर आप थर्ड जनरेशन पे चले जाओगे, तीसरे जनरेशन के आसपास में, तो बहुत ज्यादा नहीं था, उनके पास 10 से 20 मिलियन था, ठीक है, MIPS था इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है। लेकिन इस समय के जो कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो 100 मिलियन पर सेकंड यानी 100 MIPS के आसपास काम करते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ऐसा सवाल अगर आता है तो आप जवाब दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा, बस आपसे यही सवाल ज्यादा पूछेगा, MIPS का पूरा नाम, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, लोग माइक्रो माइक्रो लगा के आते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, कोई कुछ लगा के आता है, सब गलत कर देते हैं। MIPS का पूरा नाम आपसे पूछेगा। दरअसल ये है क्या, तो ये कुछ नहीं करता है कि कंप्यूटर एक सेकंड में कितना मतलब इंस्ट्रक्शन एब्जॉर्ब करता है, उस पर ये साथी चर्चा करता है। और वर्तमान के जो डिजिटल कंप्यूटर है, आधुनिक मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो लगभग में 100 मिलियन MIPS के स्पीड से चल रहे होते हैं साहब, ठीक है। अगला और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, करा के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर की जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो CPU क्या करता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो दरअसल करता क्या है, तो आप जानते हैं उसका क्या काम होता है। सबसे पहले निर्देश को लाना, यानी
अगर हमारे पास सीपीयू है और सीपीयू से लिंक हुआ साथी कीबोर्ड, मान लीजिए लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, इसकी चर्चा हम लोग कल क्लास में करेंगे जब हम हार्डवेयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कीबोर्ड से साथ ही प्रेस किया RAM, तो ये क्या करता है कि इसको भाई जाहिर सी बात है, इस डेटा को जो हमने इंटर किया, इस डेटा को लाया गया अपने पास, लाएगा प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। और फिर उसको क्या करेगा, अपने पास भंडारित कर देगा, उसका प्रसंस्करण करेगा, लेकिन वो इसका व्याख्या अपने मन से नहीं करेगा। यहाँ ध्यान रखना होगा इस पॉइंट को। कंप्यूटर का काम क्या होता है, निर्देश को प्राप्त करना, उसको इकट्ठा करना, उसको प्रोसेस करना और दिखा देना कि आपने क्या कहा है, क्या किया है। कि वो कहेगा कि नहीं RAM, ये AI करता है, ध्यान रखना, ये AI कर सकता है लेकिन CPU नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई RAM ये किसी का नाम है, या फिर ये RM यूनिवर्सिटी है, या ये है, ऐसा नहीं करेगा जब तक आप उसे ये नहीं कहोगे कि भाई इसका व्याख्या करके बताओ, AI को बताओगे तब वो करेगा। तो व्याख्या निर्देश देने का काम नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान, सॉरी, निर्देश की व्याख्या नहीं करता साहब। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। AI तो कर दे रहा है, AI में आप नाम लिखिए तो बहुत सारा जवाब आपको देगा, है ना, मतलब कुछ भी बता देगा वो तो, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो CPU जो हमारा होता है उसका काम होता है डेटा को अस्थायी रूप से एकत्रित करना होगा, निर्देश प्राप्त करना होना चाहिए, फिर यहाँ पे डेटा का प्रसंस्करण करना है, ठीक है साहब। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया था। असेंबली भाषा एक लोकल लैंग्वेज का है साथी, भाषा है, ठीक है। तो कहा जाए तो निम्न स्तरीय भाषा यानी लोकल लेवल लैंग्वेज, लोकल लेवल लैंग्वेज यानी LLL। तो ये है क्या, सॉरी लोकल करें, सॉरी लो लेवल, माफ करिएगा, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है साथी, यानी निम्न स्तरीय भाषा होता है, ठीक है। उच्च स्तरीय भी होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, पर यहाँ पे असेंबली भाषा की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि असेंबली जो भाषा, इसकी सर्च किसने करी हुई है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कैथरीन बूथ, इनके द्वारा किया गया। अब कुछ कंप्यूटर की भाषा है जो हमसे पूछा जाएगा, इनको याद रखना होगा। जैसे असेंबली भाषा है तो इसका जो खोज करता है वो कैथरीन बूथ है, कब, 1949। अच्छा, इस सवाल को अगर कठिन बनाना हो तो क्या होगा, तो कह देगा कि निम्नलिखित कंप्यूटर की भाषाओं को उनके खोज क्रम के अनुसार या उनकी स्थापना के अनुसार क्रमानुसार लगाइए। तो असेंबली भाषा को याद रखेंगे, 1949 में बनाया गया। फोर्ट्रान नाम का कंप्यूटर का भाषा है जिसे जॉन बेकस ने बनाया, 1957 दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर कोबोल नाम का जो भाषा है साथी, इसे ब्रूस हूपर ने बनाया, 1959 तीसरे नंबर पे आ गया। सी भाषा जिसे आप लोग बोलते हो सी लैंग्वेज है ना, ये डेनिस रिच ने बनाया हुआ है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज है साथी, ये HSL है। जबकि C++ जो लैंग्वेज है साथी, इसे जो है बार्नार्ड स्ट्रप ने बनाया था 1983 में। जावा भाषा ये भी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, जेम्स ग्लोसिंग ने बनाया था 1995 में। पाइथन जो लैंग्वेज है उसे गुइडो वॉन रोसमस 1991। एक बार में किसी को नहीं याद होगा, इसको आप नोट करिए और 4 से 5 बार साथी इसको। साथ में एक और इम्पोर्टेंट सूचना आपके साथ साझा करना है, अगर आप चाहें तो ये टेस्ट सीरीज साथी ज्वाइन कर सकते हैं। अभ्यास बैच दूसरा हमारा यहाँ पे चल रहा है, पहला हमारा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए चलता है साथी, है ना। ये अभ्यास बैच दूसरा जो चल रहा है इसमें आपको टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे हिंदी भाषा, यानी जो टेस्ट सीरीज है उसकी भाषा केवल हिंदी है, यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा। इसमें आपको कुल हम 30 टेस्ट कराएंगे, यानी कुल 3000 क्वेश्चन साथी आपको कराया जाएगा, ठीक है। जिसमें 25 हम सेक्शनल कराएंगे, यानी कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करा देंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद 5 हम फुल लेंथ टेस्ट आपको करवाएंगे। टेस्ट का सॉल्यूशन PDF जो आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, जो आप देख रहे हैं, इसको पूरी तरह से किताब की तरह बना करके आपको दिया जाएगा साथी, जिसे आप लोग प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, हमारे टेस्ट की सबसे बड़ी ये खासियत होती है, आप देखेंगे लोग आपको एक्सप्लेनेशन फाइल नहीं देंगे प्रिंट कराने के लिए, लेकिन हम कहते हैं नहीं, प्रिंट आउट बंदा करा सकता है, क्योंकि उसका रिविजन बहुत जरूरी है। अगर आप, भाई क्या मतलब है टेस्ट दे दें और ऐसे क्वेश्चन पेपर फिर आपको एक्सप्लेनेशन ना दे, तो कोई मतलब नहीं है। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके, ताकि आप उसका मल्टीपल रिवीजन कर पाए, लिखने के लिए आपका समय यहाँ पे बचेगा, है ना। आप कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 8881716810। इसका जो पहला टेस्ट होगा साथी, वो आपको बता दें 10 मार्च को होने वाला है, और उसके बाद कंटिन्यू ये हर दूसरे दिन भी टेस्ट आपका आयोजित किया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत कम समय है, 70 दिन में हमें इस टेस्ट को पूरा कंप्लीट करना सब, ठीक है। अगर इसकी फीस की बात करेंगे तो वास्तव में इसकी जो एक्चुअल प्राइस है साथी वो 399 है, लेकिन अभी हमने इसको पूरी तरह से लॉन्च किया है। जब तक हमारे पास साथी 500 लोग ऐड नहीं हो जाते तब तक इसका फीस यही रहेगा 199। जैसे ये आंकड़ा क्रॉस करता है, ठीक है, इस फीस में हम थोड़ा सा इजाफा कर देंगे, तो ये फीस फिर से अपने मूल कीमत पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपका फीस केवल यही लगेगा। एक बार आप अपने ऊपर खर्च करके इस पैसे को देखिए, आपको लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी खासी बन गई है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी साथ यहाँ पे
बन जाएगी। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें बहुत ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप अच्छा खासा मार्क्स बना लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी सैलरी 30-35 हज़ार रुपये आएगी, और उसमें ये पैसा कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। इतना पैसा तो आप फुल्की खा करके खत्म कर दोगे। 4 दोस्त इकट्ठा हो जाओ तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग एक बार खर्च करके देखिए, फायदा इसका आप लोग के सामने जरूर आएगा। एक और प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है? तो भैया देखो, कंप्यूटर तीव्रता से चलता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तेज चलता है, वो जवाब आपको सटीकता के साथ देता है, वो तार्किक स्वचालन भी करता है, खुद सोच समझ सकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट इसको बिल्कुल सही है साथी। डी वाला विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बहुत नॉर्मल सवाल था, सब जवाब दे सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषता ये होती है कि ये तीव्र गति से चलता है, सटीकता जवाब देता है, कर्मठ होता है, निरंतरता बनाए रख सकता है, उसको लाइट वर्ड दिया जाए, डेटा का भंडारण क्षमता इसके पास होता है, तार्किक स्वचालन होता है, और ये विश्वसनीय भी होता है, इंसान की तरह फ्रॉड नहीं करता है ना। अगला करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। करा कि भारत द्वारा निर्मित पहला जो कंप्यूटर है साथी वो कौन सा है? सिद्धार्थ है। विजय पांडुरंग भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, विजय पांडुरंग भाटकर। इससे पहले भी हमने आपको एक नाम बताया था, लेकिन उस नाम और इस नाम में अगर स्पष्ट रूप से कहेगा तो आप इस नाम पर ज्यादा प्रेफरेंस देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का सर्वाधिक सबसे पहले यूएसए में बनाया गया था साथी, ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट आपके यहाँ पे तीनों है, मैंने इसीलिए इसको रखा था कि ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है। देखिएगा, आप जानते हैं कि भारत के द्वारा निर्मित जो पहला कंप्यूटर साथी वो सिद्धार्थ। देखिए, पूरा कंफ्यूजन ना हो विजय पांडुरंग भाटकर को लेकर के, मैं थोड़ा सा आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। देखिए, हुआ क्या था साथी कि अमेरिका वाले जानते हैं भारत को हमेशा परेशान करते हैं, जैसे आपने अभी देखा टैरिफ लगा करके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पूरा डिस्टर्ब कर दिया था। ऐसे ही एक समय होता है 1987 में, 1987 में, जब भारत ने अमेरिका से मांगा था कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और अमेरिका ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, बोला नहीं हम नहीं देंगे, क्योंकि उस समय अमेरिका में बन चुका था और अमेरिका ने साथी इनकार कर दिया। ठीक है, जब इनकार कर दिया गया तो इसी समय साथी कि जो हमारी ये भाटकर साहब हैं, यानी भटकर साहब हैं, अगर देखा जाए डॉक्टर भटकर साहब, उनको सी डैक जो हमारी यहाँ कंपनी है सी डैक, इसका निदेशक बनाया गया है ना। सी डैक का निदेशक बनाया गया साथी, है ना। और इन्होंने सी डैक से कहा यार हम लोग अपनी खुद की स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाएंगे साहब। आप सोचिएगा, मतलब कि इतने खतरनाक थे ये भटकर साहब, इन्होंने बोला अपना हम स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। किसने बोला? भटकर साहब, जो कि उस समय निदेशक हैं साहब। ठीक है, और इनके पूरे टीम के मेंबर ने मिल करके साथ 3-4 साल मेहनत की, यानी 87 बीत गया, 88, 89, 90, 91, यानी 4 साल बाद 1991 में भटकर साहब और इनकी पूरी टीम ने 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया साथी, जिसका नाम था परम। ठीक है, 8000 आपने पढ़ा, PARM, ऊपर हमने आपसे चर्चा किया। परम 8000 नाम का कंप्यूटर इन लोगों ने बनाया। क्या ये मसला क्लियर हो गया? तो ये था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जिस कारण से हम भटकर साहब को जो है साथी, डॉक्टर भटकर साहब को हम लोग सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता मानते हैं। दरअसल परम का मतलब क्या था साथी? तो पैरेलल मशीन है, यहाँ पे याद रखना होगा। परम का मतलब था साथी यहाँ पे पैरेलल मशीन, लिख लीजिए कहीं पर, अगर सवाल कभी आएगा तो पैरेलल मशीन है, पैरेलल मशीन है साथी। ठीक है, यहाँ भी से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि PARM का मतलब पैरेलल मशीन है साथी, है ना। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब तो क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी होगी। और अगर आप देखेंगे तो जो भटनागर साहब हैं, यानी जो विजय पांडुरंग भटकर साहब हैं, इन्हें अभी हाल ही में आप देखेंगे, हाल ही में क्या 2015 में साथी इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था, पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया। तो 2015 में इन्हें पुरस्कार मिला था, और वो पुरस्कार कैसा था? पद्म भूषण का साथी पुरस्कार मिला हुआ है। हालांकि 2020 में इन्हें पद्मश्री का भी पुरस्कार, सॉरी सन 2000 में साथी, 2000 सन 2000 के अंदर इन्हें पद्मश्री का भी पुरस्कार मिला हुआ है। तो पद्मश्री का पुरस्कार इन्हें साथी मिला हुआ है ना। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र भूषण भी इन्हें मिला हुआ है, कई सारे और भी इनकी उपलब्धियां हैं साथी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एका की बात करेंगे तो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का नहीं, विश्व का नहीं, एशिया का। ठीक है, और प्रत्युष की बात करेंगे तो भारत का सबसे युवा और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर, मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे हम लोग, जो हमारा आईएमओ है यानी मौसम विभाग है, उसके अंदर लगाया गया था साथी, प्रत्युष। तो मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, मतलब कई सारे फंक्शंस ये करेगा, है ना।
सीपीयू की गति आप लोग जानते हैं साथी, या तो हम हर्ट्ज में मापते हैं, या तो एमआईपीएस में मापते हैं, या तो हम लोग एमएफएलओपीएस में मापते हैं, और इन सबके बारे में हमने आपको ऊपर पढ़ाया हुआ है। ठीक है साहब, अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कंप्यूटर साक्षर का मतलब होता है कि कंप्यूटर और संबंधित प्रौद्योगिकी का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कि हमारा पूरा गांव है, उसमें बहुत कम लोग कंप्यूटर को जानते हैं, लेकिन एक पूरा गांव है जिसमें सारे लोग कंप्यूटर को जानते हैं, उसको चलाना जानते हैं, तो उसे हम बोलेंगे कि वो गांव कंप्यूटर का साक्षरता वाला गांव हो चुका है। कई लोग कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखेंगे, तो वही कंप्यूटर है कि उसके चीजों को अच्छे से आप प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है ये बात। कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने वाला तथा इनसे वंचित रहने वाले लोगों के बीच की अंतर डिजिटल डिवाइड कहा जाए या डिजिटल डिवाइडेंट कहा जाए, बात अंतर वही होती है। जैसे अभी बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़के तो 18 साल से 30 साल के लड़के तो खूब इंटरनेट चला रहे हैं, दिन भर चला रहे हैं। हमारे पिताजी को अभी भी समझ नहीं आता, वो बोलते हैं इस फालतू चीजें हैं, है ना। तो इसे हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइडेड। अगर आप देखेंगे तो इस पर सरकार कई बार रिपोर्ट भी जारी करती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आप समझ चुके होंगे क्या होता है कंप्यूटर साक्षरता और क्या होता है डिजिटल डिवाइडेंट। एक और शब्द होता है साथी PDP-1। ये क्या था, तो ये दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर था। ठीक है, और इसे DEC ने बनाया था 1958 में। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन है, तो आपका जवाब होगा PDP-1। यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा। एक और सवाल करते हैं, जो ADVAC है उसका पूरा नाम क्या होगा। ऊपर ही अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसको बनाया गया था, वान साहब ने इसको बनाया, और इसी के बारे में आपसे पूछा कि यार इसका पूरा नाम हमें बता दो। तो भाई आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, आपको याद है क्या, थोड़ा भी याद है क्या। इलेक्ट्रो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बिल्कुल नहीं होगा, डिस्क्रीट तो होता है लेकिन वर्जन नहीं होता, वेरिएबल होता है, डिस्कवरी नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। तो ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अब कुछ हम परिभाषा दे रहे हैं, पूरा नाम इसको बिना याद किए सोना ने कसम तुम्हें, है ना। और जो मैंने कल दिया था और इसको भी, दोनों को ऐड कर लो। जैसे MFLOPS यानी मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, बताओ ये कौन गणना करता है। सुपर कंप्यूटर हो। TIRFC यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ध्यान रखिएगा। एडवेक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। जबकि CMOS क्या है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये सब जब पेपर में आता है तो बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाता, गलत कर देता है, इसीलिए इन सबको आप याद रखिएगा। PCXT क्या है, तो PC ये पर्सनल कंप्यूटर है, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी है, ET। ठीक है। PPM क्या होता है, पेज पर मिनट। जैसे बोलते हैं ना प्रिंटरवा कितना PPM का है भैया, यानी कितना पेज पर मिनट में प्रिंट कर सकता है ना, ऐसा। अगला, कंप्यूटर भाषा का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में निर्देश देने के लिए किया जाता है, जाहिर सी बात है वही, है ना। कंप्यूटर मुख्यतः साथ ही बाइनरी नंबर को पढ़ता है। असेंबली भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं, असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा है। जिसे निम्न स्तरीय जो भाषा होता जाती है वो एक तरह से समझिएगा, इंसान इसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है इंसानों को, ये कंप्यूटर को समझ में आता है। निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा इंसान समझता है, कंप्यूटर नहीं समझता है साथी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो मशीनी भाषा मशीनी समझ सकता है, असेंबली भाषा मशीनी समझ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट आपके सही है, लेकिन ये पॉइंट आपका सही नहीं है। तो इस कारण से 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब साथियों, है ना। तो कह रहा है कंप्यूटर भाषा का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में निर्देश देने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ही सही है साहब। कंप्यूटर मुख्यतः बाइनरी नंबर पे काम करता है, ये बात भी सही है। 1 और 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर, पहला हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, तीसरा नहीं सही है। देखिए तीसरा लिखा हुआ कि मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, निम्न स्तरीय भाषा है, ये यहाँ पे 1 कर दीजिए। कंप्यूटर भाषा का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में निर्देश देने के लिए किया जाता है और ये बाइनरी भाषा को ही समझ पाता है। निम्न स्तरीय भाषा क्या होता है, जो इंसान बहुत कम या बिल्कुल नहीं समझता है, कंप्यूटर समझ लेता है। इसीलिए हम लोग कभी आप देखेंगे तो असेंबली भाषा या मशीनी भाषा नहीं समझते हैं। जबकि जो उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज है, एक भाषा है जो इंसान को समझ में आता है, थोड़ा कंप्यूटर इसको डायरेक्ट नहीं समझ पाता है। जैसे C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट है ना, ये सब इंसान इसको समझ सकता है। अगला है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से पढ़िए, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कल हम लोग थोड़ा सा साथ ही हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो कह रहा है कि जो हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या चीज आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं क्या। आपको सर देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। लेकिन मदरबोर्ड आप देख सकते हो क्या, तो आप लोग यहाँ सर ये मदरबोर्ड को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं।
कीबोर्ड को क्या आप देख सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर। क्या हम इसके अंदर जो यूएसबी लगा है उसे हम देख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर जो आपका सीडी डिस्क ड्राइव है इसको हम देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं। यानी वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, माउस को भी पढ़ेंगे, जॉयस्टिक पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे जिन्हें आप छू सकते हो, आप देख सकते हो। वो सारी की सारी चीजें जो है वो हार्डवेयर होती हैं। यानी कहा जाए कि कंप्यूटर की स्पीड सामान्यतः किस पर होती है? हार्डवेयर पर निर्भर करती है। अगर उसमें से रोम निकाल दो, जो कि आप जानते हैं हार्डवेयर है, तो कंप्यूटर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कोई पार्ट निकाल के देखो, कंप्यूटर कमजोर हो जाएगा साहब। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपके सही हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सी हो जाएगा साहब यहाँ पे आपका सही जवाब। ठीक है, तो कल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ के आना। मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स कार्ड, कंप्यूटर पोर्ट्स, माउस, कीबोर्ड, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको पता चलेगा कि हार्डवेयर क्या है। तो ये भौतिक पार्ट होता है जिसे, और भौतिक पार्ट को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं, उसको छू भी सकते हैं, देख सकते हैं, और उसे टच करके चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर भी चेंज होता है, लेकिन पहले हार्डवेयर पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम। जय